हेलो रिवान, वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारा यूजीसी नेट जून 2020 का जो पेपर था उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी का थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और इनको समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, जननांकिकीय संक्रमण के चरणों का सही क्रम चुनिए। जो जननांकिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत था उसका सीक्वेंस आपको चूज करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डेमोग्राफी से रिलेटेड है और डेमोग्राफी को वैसे तो हटा दिया गया था आपके सिलेबस से, बट इस बार पूछा गया है तो मैं जल्दी ही इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके क्लियर रहे। तो इसका जो सही सीक्वेंस आएगा, वो जो उन्होंने अपने सिद्धांत में जो सीक्वेंस दिए थे उसमें पहला आएगा उच्च प्रजननता और उच्च मृत्यु दर यानी कि ए। फिर उन्होंने बताया था उच्च प्रजननता और फिर उसके बाद मृत्यु दर फिर यानी थोड़ी सी कम हुई है, और फिर उसके बाद निम्न प्रजननता और निम्न मृत्यु दर। तो ए बी सी का सीक्वेंस जो है वो राइट आता है। ए बी सी किस में आता है? ए बी सी आता है थर्ड वाले ऑप्शन में, देखिए दिख रहा होगा आपको। तो इसका जो सी ऑप्शन है नहीं थर्ड वाला, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस को निम्नलिखित में से किन तिथियों पर मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे का डेट पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली और डायरेक्ट एक तरीके से कह सकती हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अर्थ डे है वो आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो 22 अप्रैल 5 जून ये मैंने करवाया हुआ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ए और सी। फिर अगला क्वेश्चन है, कुहेन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है? जो कुहेन थे उन्होंने कौन सा बताया, शब्द कौन सा दिया उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। तो उन्होंने जो वर्ड दिया था, एक सेकेंड, उन्होंने जो वर्ड दिया था वो था आपका पैराडाइम या प्रतिमान। अब इससे कोहेन भी संबंधित है और प्रकारात्मक विकल्पों के जब प्रकारात्मक जो सिद्धांत है उसमें इससे मर्टन भी संबंधित है, उन्होंने भी ये वाला शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है असर्शन। असर्शन है, औद्योगिकीकरण और असीम वृद्धि की मनोग्रस्ती के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दिया है। यानी कि औद्योगिकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से जो विकास की प्रचलित विधि है उसने पारिस्थितिकीय तंत्र को कमजोर कर दिया है। बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास करने के चक्कर में हम लोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल राइट है। तो पहला तो बिल्कुल राइट है। दूसरा पूछ रहा है, असीमित वृद्धि की मनोग्रस्ती ने, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा विकास करना है। सीमित वृद्धि की मनोग्रस्ती मतलब हमें बहुत ज़्यादा विकास करना है। तो इससे क्या हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया गया है। जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके जो आधार को अधिक काम में ले लिया गया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये कमज़ोर हो गया है। तो देखो, पहले में कह रहा है कि औद्योगिकीकरण और विकास की प्रक्रिया ने पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो विकास की जो हमारी दर है या जो हमारी मनोवृत्ति है, इससे हमने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा यूज़ में ले लिया है। क्योंकि वर्ड आपने ऐड किया, बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है। रीज़न सही है, ऊपर वाला जो कह रहा है नीचे वाला उसी की व्याख्या कर रहा है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है, ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉल्सिबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? फॉल्सिबिलिटी, ठीक है, ये वर्ड किसने यूज़ किया था? तो फॉल्सिबिलिटी शब्द जो था ये यूज़ किया था आपके कार्ल पार्पर ने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्दियो की रचनाएं या उनकी बुक्स पूछी गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आई होप आपने बिल्कुल ये करेक्ट जो ऑप्शन है इसको करेक्ट बिल्कुल किया होगा।
एक तो जो सबसे फेमस बुक है इनकी डिस्टिंक्शन, और एक जो है स्टेट नोबिलिटी, ठीक है। ये वाली, ये दो इनकी बुक्स हैं, और बाकी किसकी हैं आपको पता होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाली इनकी नहीं है, ये वाली इनकी नहीं है, तो इस तरीके से भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी। बी और डी किस में है, ए वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला इसका जो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 तक समाजशास्त्रीय और सामाजिक नृजाति वैज्ञानिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन तीन विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। मतलब 1970 तक, स्वतंत्रता से 1970 तक किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। गहरी चिंता व्यक्त करने का मतलब होता है किसके विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो आपका आर्थिक विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, दूसरा आपका सामाजिक विकास पे बहुत फोकस किया गया, और सांस्कृतिक विकास पे भी हमने जोर दिया था, ठीक है। तो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, क्योंकि 70 तक पूछ रहा है, 70 के बाद का पूछता तो फिर बाकी ऑप्शन भी हम लोग सोच सकते थे। तो 1900 स्वतंत्रता बाद मतलब 1947 से 70 के बीच में, या 1950 से 70 के बीच में जो 20 के जो बीच के जो 20 वर्ष हैं उनमें किस पर फोकस किया गया। तो हमारा CEB यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीन राइट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये की रचनाओं को कालक्रमानुसार लगाना है, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। कौन सी रचना पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे, सारी रचनाएं इनकी दी हुई हैं, और अगर आपको ये स्थान याद होंगे, क्योंकि जब बुक से याद करते हैं तो एक बार अगर रट्टा नहीं मार रहा है तो कम से कम ऐसे ही एक बार रफली रफली देख लीजिए, तो मे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करेगी कि हाँ ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, और आप इसको ईजिली कर पाएंगे। तो जब 2-3 बार आप किसी चीज़ को लगातार देखते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चार्ट का यूज़ करो। कोई चीज़ रटने वाली है तो उसको चार्ट के थ्रू चिपका लो, कहीं पर टांग लो, उसको रट्टा मारो, ऐसे वो इजी रहता है। कई बारी आप अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, और अपने आप से ही वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा उसमें जो पहली पुस्तक है ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन, गोत्रंड चरण, ठीक। तो पहला आएगा हमारा ए, फिर उसके बाद महादेव कोहली, ये वाली, तो ई। उसके बाद हमारा सोशल टेंशन इन इंडिया, तो सी। उसके बाद रिलीजियस कॉन्शियसनेस, बी। और लास्ट में आएगा इंडियन साधुज, डी। तो हमारा क्या आया, AECBD। देखिए कौन सा है इसमें, जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है। तो इसमें जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन जो आ रहा है, ये वाला AECBD, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, सहयोग और अंतर्निर्भरता के रूप में कौन स्तरीय समाजों में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है। मतलब सीधी सी बात है, स्तरों की बात हो रही, मतलब स्तरीकरण। अब स्तरीकरण में कौन देखता है कि आपस में सहयोग होता है और एक दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं, और सहयोग मतलब योगदान करते हैं। तो योगदान और एक दूसरे से अंतर संबंधित ये कौन करता है, मार्क्सवादी बिल्कुल नहीं होंगे, बहुलवादी बिल्कुल नहीं होंगे, अंतःक्रियावादी क्रिया पे ध्यान देते हैं। तो फिर कौन बचा, प्रकार्यवादी, जो कि योगदान देखने की कोशिश करते हैं सभी इकाइयों का, और किस तरीके से वो आपस में संबंधित है ये देखने की। तो प्रकार्यवादी, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई। देखिए सेंसस से क्वेश्चन आ गया है, और ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस ईयर में शहरी भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई, मतलब शहरों की संख्या ज़्यादा बढ़ी रेदर देन गाँव के। तो ये आपका जो दशक था 2001 से 2011 के बीच में, इसमें आपका शहरों की जनसंख्या बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीड delineates three stages in which the concept of self arises and develops. The stage of imitative acts, the play stage and the third stage पूछ रहा है। मतलब 3 स्टेज जो मीड ने बताई थी स्व के उद्भव में, ठीक है। स्व के उद्भव में कौन सी 3 स्टेज बताई थी।
ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है। आई होप जो आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा। थर्ड स्टेज उन्होंने कौन सी बताई थी? तो थर्ड स्टेज उन्होंने बताई थी गेम स्टेज। ठीक, पहली स्टेज उन्होंने बताई थी इमीडिएटिव, दूसरी प्ले और तीसरी गेम स्टेज। ठीक, ये क्लियर हो गया ना? अनुकरण और खेल और उसके बाद क्रीडा स्तर, ये 3 बताए थे ना मैंने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेन वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स वेयर। इसमें से कौन सा मेन वर्क है कार्ल मार्क्स का? ठीक है, ये भी एक तरीके से कह सकते हो आपकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स की कृतियां, जरा ऑप्शन एक बार देख लीजिए, फिर आपको अपने आप से आ जाएगा। डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट नहीं है, पावर ए रेडिकल व्यू नहीं है, फिर पूछ रहा है ग्राउंड राइज क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ए कंट्रीब्यूशन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए, एक तो आपको ये मिल गया ए कंट्रीब्यूशन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आपको क्लियर हो गया कि ये वाली कृति तो इनकी कंफर्म है ही। फिर आप देखेंगे कि ई किस में मैच कर रहा है, तो ई 2 में आ रहा है, एक में डी है एक में सी है। जो डी वाला है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपको पता है कि ये मार्क्स की नहीं है, तो फिर कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला। तो सी और ई इस तरीके से हम एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। 63 इधर आपके बुक्स सॉरी इधर आपके थिंकर्स दिए हुए हैं और इस तरफ आपको मैच करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो मैच ऐसे बनकर के आएगा, पहले का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, सी का 2 और डी का 1। तो हम इसको देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन का फिर से है। इसमें पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात की गई। बिल्कुल की गई, सही बात है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई। बिल्कुल ये भी दिया गया, लेकिन देखो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन पहले में बात हो रही है भाईचारे की और दूसरे में बात हो रही है सामाजिक आर्थिक न्याय की। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य है। इसमें से कौन सा है जो कि मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य है? प्रकट प्रकार्य इन्होंने क्या बताया था? वो प्रकार्य जो कि स्वीकार्य भी होते हैं और जो कि वांछनीय भी होते हैं। सीधे तौर पर जो स्वीकार्य होते हैं और सीधे तौर पर जो वांछनीय होते हैं। तो आंशिक रूप से अभिप्रेरित और स्वीकृत, ये गलत है, नहीं होगा। फिर अभिप्रेरित नहीं और स्वीकृत, ये भी गलत है, नहीं होगा। आंशिक रूप से अभिप्रेरित, आंशिक रूप से स्वीकृत, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचता है? जो स्वीकृत भी हो और जो वांछनीय भी हो। अभिप्रेरित मतलब वांछनीय भी हो, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टालकट पार्सन्स हैज़ गिवन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द सोशल सिस्टम। जो पार्सन्स है हैज़ गिवन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सोशल सिस्टम। कौन सा सोशल सिस्टम के इन्होंने फंक्शंस बताए थे? एक तरीके से ये एजिल मॉडल पूछ रहा है, ठीक है। जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं में उन्होंने कौन कौन सी बताई थी, तो उसका आपको सीक्वेंस लगाना है। तो सीक्वेंस हम इसको करेंगे। तो आप सभी को पता है कि उन्होंने कैसे इसको बताया था। उन्होंने इसको एजिल मॉडल के थ्रू समझाया था। तो इसमें से एडॉप्टेशन यानी जो है ये पहला जाएगा ए, उसके बाद जी और उसके बाद इंटीग्रेशन आई और उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा आएगा? लेटेंसी वाला यानी कि सी, एजिल मॉडल। अब ये सीक्वेंस किस में आ रहा है कि पहले हमारा कौन सा आया? पहले आया बी, उसके बाद हमारा आया डी, बी डी और उसके बाद आ रहा है हमारा ए और उसके बाद आ रहा है सी। तो बी डी ए सी, देखिए फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है नीचे, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है?
कौन से हैं जिन्होंने आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सही तरीके से क्लियरली वर्णन किया है? तो वो है आपके लेविस ट्रॉस। ठीक है, इन्होंने आदिम समाजों में जो अविवाहित व्यक्तियों की जो दयनीय स्थिति होती है उसका वर्णन किया है। ये राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया? किसने कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? और ये जो एक तरीके से कह सकते हो कि किसने कॉम्ट के दर्शन को अ, आलोचना की, उसका क्रिटिसाइज किया, किसने किया? निजवाचक आलोचना शब्द का प्रयोग किया है आपके हीगल ने। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित नातेदारी सिद्धांतों का सही कालक्रम दीजिए। नातेदारी सिद्धांत दिए हुए हैं, ये कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए एक सीक्वेंस में इसको लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा वंशक्रम सिद्धांत, उसके बाद आता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, और उसके बाद आएगा हमारा अलायंस थ्योरी, और उसके बाद आएगा सहसंबंध। DABC का सीक्वेंस बनता है और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं? अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों पर कौन से अनुच्छेद लागू होते हैं, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक तो आर्टिकल 340 है, दूसरा आर्टिकल 330 है और 275 है। तो AC और D फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला है, नगरीय संयुक्त यानी अर्बन एग्लोमेरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियां अनिवार्य हैं? नगरीय संयुक्त एक टर्म है जिसके लिए कौन सी स्थितियां होनी चाहिए, ये आपको इसमें से चूज करना है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नगरीय संयुक्त यानी अर्बन एग्लोमेरेशन, इसके लिए एक तो आपके पास होना चाहिए सांविधिक नगर, ठीक है, और दूसरा सभी संगठकों यानी जितने भी वो नगर हैं उनमें 20,000 से अधिक की पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो A और C। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से मैच करना है कैथरीन गफ, टी नोग्राबी, P कैप्लान, लीला दुबे, और इधर इनका दिया हुआ है मैट्रिलिनी इन मालाबार, तालिकेतु कल्याणम, सीड एंड अर्थ एंड इंटरसेक्शनलिटी। आपको मैच करना है इनके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, एक तरफ आपके थिंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया होगा तो इसमें से जो कुछ थिंकर हैं ज़्यादातर आपके मिल जाएंगे और आप इसको बहुत ही ईजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस बन करके आएगा, कैथलीन गफ, तालिकेतु कल्याणम, टी नगराम्बी, मैट्रिलिनी इन मालाबार, और P कप्लान, इंटरसेक्शनलिटी, और लीला दुबे, सीड एंड अर्थ। इसको अगर हम मैच करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में NFHS सर्वेक्षण और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के मुख्य कारण किन कारणों की वजह से घरेलू हिंसा भारत में सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें अगर आप नकार देंगे कि कौन कौन से नहीं होंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन को ठीक से देखिए, तो जो ऑप्शन बी है आर्थिक समृद्धता, अगर समृद्ध व्यक्ति होगा तो वहाँ पर घरेलू हिंसा उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर शिक्षा का उच्च स्तर, यदि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं महिलाएं या पुरुष तो वो इतना ज़्यादा घरेलू हिंसा को नहीं वो करते हैं, तो ये भी होगा। तो फिर सबसे ज़्यादा किन में होती है, तो निसंतानता, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, और या फिर हिंसा का अंतर पीढ़ी संचरण, तो ये भी एक रीज़न माना गया है। तो A और B इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये नहीं होगा। राइट कौन सा हो जाएगा? एक तो निसंतानता और एक सी, ए और सी। थर्ड वाला जो इसका है ये राइट हो जाएगा, यानी कि आर्थिक समृद्धता नहीं है, शिक्षा का उच्च स्तर नहीं है। तो इसमें से फिर कौन सा आपका बचता है? निसंतानता की वजह से होगा और हिंसा का अंतर पीढ़ी संचरण की वजह से होगा। ए और सी, थर्ड वाला जो ये वाला है, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। व्यक्तिवादी प्रकारवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में लैंगिक असमानता स्वपीड़न रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होती है। क्यों जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये क्यों होती है? तो इसका रीज़न उन्होंने बताया कि स्वपीड़न रति और महिलाओं में जो आपस में जो ईर्ष्या होती है इसलिए होती है। और महिलाओं में लिंग ईर्ष्या, इसके कारण लैंगिक असमानता होती है। ये दृष्टिकोण किस विद्वान का है? जो जेंडर को लेकर के जो आपस में उनके जलन होती है वो एक रीज़न दिया है। किसने दिया है ये आपको बताना। और जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यानी ABC, जे लांका, जे क्रिस्टीवा, जे मिसेल। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हट के आ जाते हैं, जो मेन सिलेबस में नहीं होते हैं। तो अगर आपके एक दो क्वेश्चन इस तरीके के गलत होते हैं, मान लो 10-15 भी गलत होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है कि जो मेन सिलेबस वाले आपके क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, असर्शन रीजन वाले आपके गलत नहीं होने चाहिए, और जो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो वाले आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपका पेपर इजीली आप आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अभी तक हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे की स्ट्रेटजी क्या अपनानी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।